हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जस्ट लर्न। तो हमारी जो सीडीपी का आगे हमने जो सीरीज़ चलाई है वो उसमें स्टार्ट किया था। हमने जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस किया, फिर हेरिडिटी और एनवायरनमेंट को लेके चले हम। उसके बाद हमने सोशलाइजेशन का जो प्रोसेस वो सारा स्टार्ट किया है कि सोशलाइजेशन क्या चीज़ है, उसके बारे में हमने स्टडी किया। और उसके बाद हमने जो किया था, उसके बाद हमने किया जो स्टेजेस ऑफ सोशलाइजेशन थी वो उसके बारे में डिस्कस किया, जो एरिक एरिक्सन द्वारा दिए गए थे। ठीक है, अब वो हमारा सोशलाइजेशन वाला कंसेप्ट ख़त्म हो गया। ठीक है, अब ये जो डेवलपमेंट है हमने, ठीक है, ये जो डेवलपमेंट है ये काफ़ी स्टेजेस में, मतलब कि कुछ डेवलपमेंट में जैसे हमने 3 कंसेप्ट किए थे कि जो डेवलपमेंट है, ठीक है, वो 3 हमने किए थे जो मेन टाइप्स। एक था हमारे पास कॉग्निटिव, एक था हमारे पास सोशल, और एक था हमारे पास फिज़िकल। सोशल में हमने किया था जो आगे मोरल और इमोशनल। ठीक है, ये हमने कुछ कंसेप्ट्स किए थे डेवलपमेंट वाला जब हमने काम किया था। उसमें टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट में कॉग्निटिव जो हमने कहा था कि जो हमारे माइंड या थिंकिंग से रिलेटेड है। सोशल हमने किया था जिसमें हमने मॉरल और इमोशनल की बात की थी, और हमने उसमें डिस्कस किया था कि जो सोशलाइजेशन के बारे में। फिर उसके बाद डिस्कस किया कि कैसे हम अपने अडेप्ट करते हैं अपने इंडिविजुअल से बातचीत, या उसमें हम कैसे एडजस्ट करते हैं अपनी सोसाइटी में। उसके बाद हमने बात की थी फिज़िकल की, जिसमें हमने मोटर डेवलपमेंट की बात की थी, जिसमें ग्रॉस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स के बारे में बात की थी। अब कुछ साइकोलॉजिस्ट और कुछ एजुकेशनिस्ट ऐसे थे जिन्होंने क्या किया था कि एक डेवलपमेंट के प्रोसेस को ना, मतलब समझाने के लिए अपने अलग अलग तरीके दिए। ठीक है, अलग अलग थ्योरीज दी गई इन जो मतलब कि कुछ साइकोलॉजिस्ट द्वारा। ठीक है, आज हम जो डिस्कस करेंगे वो थ्योरीज है ना, जो काफ़ी थ्योरीज दी गई हैं कि हाँ भाई वो उसमें जो मेन थ्योरीज हैं हमने जो करनी है, उसमें सबसे पहले तो जीन पियाजे की थ्योरी है। जीन पियाजे की थ्योरी है जिसका नाम था कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। ठीक है, उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में बात की थी, उसके बारे में थ्योरी के बारे में बात की जो जीन पियाजे ने की थी। ठीक है, सेकंड हमारे पास जो थे वो थे कोहलबर्ग। ठीक है, जिनका पूरा नाम था लॉरेंस कोहलबर्ग। इन्होंने अपनी जो एक थ्योरी दी थी, ये भी एक साइकोलॉजिस्ट थे, और इन्होंने जो अपनी थ्योरी दी थी वो उन्होंने कहा था कि भाई मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी एक चाइल्ड की, मतलब कि मोरल डेवलपमेंट के बारे में बताया, उसमें अलग अलग स्टेजेस की बात की। ठीक है, तीसरा हमारे पास थे जो वाइगोस्की थे, वो भी एक साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने किसके बारे में बात की थी? उन्होंने बात की थी हमारी बात की थी ह्यूमन कल्चर एंड सोशल डेवलपमेंट, कि कल्चरल और सोशल थ्योरी के बारे में बात की गई थी उनके द्वारा। तो ये कुछ 3 थ्योरीज हैं। सबसे पहले जो हम आज थ्योरी स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारी है जो थ्योरी है जीन पियाजे की थ्योरी है। जीन पियाजे की थ्योरी है जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। ठीक है, हम आज ये स्टार्ट करने जा रहे हैं जो जीन पियाजे की थ्योरी है, जो उसमें डेवलपमेंट के बारे में बात की है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में बात की है। और इस स्टेज इनमें इन्होंने अलग अलग स्टेजेस के मतलब कि उसको डिवाइड करके एज फैक्टर के हिसाब से अलग अलग स्टेजेस बनाई हैं, और बताया कि जो डेवलपमेंट है वो इस प्रकार से इस स्टेज में ऐसी होगी। ठीक है, ये बात की थी जो जीन पियाजे ने की थी हमारी। अब सबसे पहले जो जीन पियाजे हैं वो उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। एक सबसे पहले तो जीन पियाजे हैं जो वो स्विस साइकोलॉजिस्ट हैं। ठीक है, साइकोलॉजिस्ट हैं जो एक मतलब साइकोलॉजी का स्टडी किया, मतलब इन्होंने। ठीक है, इनको कहा जाता है फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी, फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी कहा जाता है। इन्होंने कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। कंस्ट्रक्टिविस्ट क्या है? इन्होंने अपनी थ्योरी में जो बात की थी ना, उन्होंने ये बात की थी कि जो एक इंडिविजुअल है, जब बच्चा एक छोटा बच्चा होता है ना, वो एक कंस्ट्रक्टिविस्ट की अप्रोच की मतलब की बात की थी कि वो खुद कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करता है। जो उसकी सोच है वो एडल्ट से अलग है। ठीक है, इसलिए उन्होंने एक ये भी कहा था कि जो चाइल्ड है वो क्या है, एक स्मॉल साइंटिस्ट है, लिटल साइंटिस्ट हम कह सकते हैं। ठीक है, लिटल साइंटिस्ट भी कहा गया था उनके द्वारा जो बच्चों को। और उन्होंने कहा कि जो बच्चे हैं ना वो मतलब जब छोटे होते हैं वो ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाते हैं इन कंपैरिजन टू एडल्ट्स हैं। जो एडल्ट्स के सोचने का तरीका अलग है और जो मतलब कि बच्चों के सोचने का तरीका थोड़ा अलग है। इसीलिए उनको जो कहा, उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने बच्चों को क्या कहा था, लिटल साइंटिस्ट के कहा गया था। ठीक है, और इन्होंने जो बात की थी
हाँ, उन्होंने एक ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट जो बोली है, उन्होंने ये कहा था कि हमने जितना भी किया, ये कहा था ना कि डेवलपमेंट एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, थ्रू आउट द लाइफ चलती रहती है। बट इनका कहना था कि जो डेवलपमेंट है वो एक नॉन कॉन्टीन्यूस या डिसकॉन्टीन्यूस कह सकते हैं हम, डिसकॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, ठीक है। अब ये डिसकॉन्टीन्यूस कैसे हो गया भाई? हमने तो कहा था कि डेवलपमेंट है जो थ्रू द मतलब बर्थ से पहले से चलती है और लाइफ टाइम तक चलती है, जब तक एक इंडिविजुअल है उसकी डेथ नहीं हो जाती है, ठीक है। अब ये डेवलपमेंट इज डिसकॉन्टीन्यूस, इसका मतलब ये नहीं कि हाँ भाई डेवलपमेंट है रुक जाती है, ऐसा कुछ। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने अलग अलग स्टेजेस में उसको कर दिया कि हाँ भाई डिसकॉन्टीन्यूस इसीलिए कहा है क्योंकि उन्होंने कहा कि जो डेवलपमेंट है वो अलग अलग स्टेजेस में जाएगी, लाइफ के जो अलग अलग एज फैक्टर्स हैं, एज के हिसाब से जो डेवलपमेंट चलेगी और उन अलग अलग स्टेजेस में डिवाइड कर दिया गया जब इसलिए उसको हमने कहा कि जो डेवलपमेंट है, इन्होंने कहा है कि डेवलपमेंट एक डिसकॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, जब क्योंकि एक अलग अलग डिफरेंट स्टेजेस में जो है उसको डिवाइड कर दिया गया था इनके द्वारा, इसीलिए इन्होंने ये कहा था कि जो डेवलपमेंट है वो एक डिसकॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, ठीक है। हमारे पास इन्होंने एक ये बात की थी और इन्होंने जो अपनी थ्योरी दी थी ये आई थी हमारे पास 1936 में आई थी हमारे पास ये थ्योरी। ये थ्योरी जो इन्होंने दी थी दैट वाज इन 1936। इन्होंने कुछ इनके बारे में, एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे, फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी कहा जाता है, एक कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच थी और इन्होंने कहा था कि जो चाइल्ड है वो लिटिल साइंटिस्ट होते हैं और इन्होंने एक ये बात की थी कि जो डेवलपमेंट है वो एक डिसकॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, ठीक है। अब कुछ कंपोनेंट्स थे जो इस थ्योरी में, उसके बारे में डिस्कस करते हैं भाई वो कौन से कंपोनेंट्स के बारे में जो इन्होंने बात की थी। ये जो थ्योरीज हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन बन के आ सकते हैं कि हाँ भी जीन पियाजे का भी है तो भी ये पूछ सकते हैं कि कौन सी अप्रोच को फॉलो करते थे, तो हम कहेंगे कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है, ठीक है। ऐसे कुछ क्वेश्चन ज़रूर बन के आ सकते हैं जो हमारे पीटेट के एग्ज़ाम्स में, ठीक है। अब 3 कंपोनेंट्स के बारे में फर्स्ट जो इन्होंने कहा था वो था स्कीमा। अब ये स्कीमास क्या चीज़ है, ठीक है। अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि ये जो स्कीमास है ये क्या चीज़ है। स्कीमास जो इन्होंने कहा था कि एक सिस्टमैटिक पैटर्न ऑफ थिंकिंग है एक इंडिविजुअल का, सिस्टमैटिक पैटर्न ऑफ थिंकिंग ऑफ एन इंडिविजुअल। अब इसके बारे में क्या था, इनका ये बात था कि हाँ भी जो एक सिस्टमैटिक पैटर्न की एक जो मतलब कि यानी कोई भी इंडिविजुअल है, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, ठीक है, उसका क्या है, उसका सोचने का तरीका जो है सबका अलग अलग होगा, ठीक है। एक सिस्टमैटिक पैटर्न फॉलो करता है वो, ठीक है। और उस सिस्टमैटिक पैटर्न की सोचने की क्षमता की अगर एक पैटर्न फॉलो करता है कि हाँ भाई अगर मुझे कुछ सोचना है तो मैं कुछ ऐसे लॉजिक्स लगाऊंगा और उस लॉजिक्स के मुताबिक एक पैटर्न में चल के कुछ मतलब कि वो थिंक करूंगा उस चीज़ के बारे में, तो उसे जो बात की गई थी उसको कहा गया था स्कीमा, ठीक है। और क्या कहा गया था इसके बारे में, पैटर्न ऑफ बिहेव थिंकिंग भी कह सकते हैं, पैटर्न ऑफ बिहेवियर भी कह सकते हैं कि एक इंडिविजुअल एक सर्टेन कंडीशन में कैसे बिहेव करता है, कैसे थिंक करता है उसके बारे में, ठीक है। और कैसे उसके बारे में थॉट प्रोसेस भी कह सकते हैं कि कैसे उसके बारे में सोचता है, ठीक है, थॉट करता है, वो भी इसमें आ जाएगा। एक सिस्टमैटिक पैटर्न जो फॉलो होता है उसको कहा जाता है स्कीमा कहा जाता है, ठीक है जी। अब इसमें हम एग्जांपल देखें तो क्या कहेंगे, कोई एक इंडिविजुअल है, कोई चाइल्ड है छोटा, ठीक है, इसमें चाइल्ड के बारे में बात करेंगे क्योंकि चाइल्ड के बारे में ये डेवलपमेंटल थ्योरी थी। अगर कोई बच्चा एक मतलब कि अपना कोई पजल सॉल्व कर रहा है, ठीक है, वो कुछ पुराने एक्सपीरियंसेस भी उससे भी सोचेगा, ठीक है, और वो कुछ नए लॉजिक लगाने की कोशिश करेगा, वो एक प्रॉपर पैटर्न सोचेगा थिंकिंग का, भाई हाँ भाई कैसे सोचना है उस चीज़ को, कैसे उसको सॉल्व करने की कोशिश करना है, तो उसे कहा गया है स्कीमा कहते हैं हम, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, स्कीमा कहा जाता है, ठीक है जी। उसके बारे में उसके बाद आ गया कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो आइडिया लगाए जाते हैं, आइडियाज़ टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है, उसे हम स्कीमा कह सकते हैं, सॉल्व द प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम कोई सिचुएशन आ गई उसमें हम क्या आइडियाज़ लगाते हैं, क्या पैटर्न फॉलो करते हैं, उसे कहा जाता है जो हमारे पास स्कीमा आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया हमारे पास एडेप्टेशन। अब एडेप्टेशन क्या चीज़ है, एक मिनट, ठीक है।
अब अडेप्टेशन की बात की थी हमने। अडेप्टेशन क्या है कि हम एक फैमिलियर हो जाना, ठीक है, गेटिंग फैमिलराइज्ड विद द वर्ल्ड, ठीक है, या कोई भी चीज़, वर्ड कह लो, थिंग कह लो, ठीक है, कि हम उस चीज़ के बारे में फैमिलियर हो जाएं। जब हम उसकी चीज़ के बारे में सोचने लग जाएं कि हम उसके बारे में हमें थोड़ा बहुत पता लगना शुरू हो जाए या हमें उस चीज़ के बारे में डील करना आ जाए हमें, तो उसे कहा जाता है अडेप्टेशन है, ठीक है, कि हमने अडेप्ट करने की कोशिश करते हैं। जब कि जैसे हमने बात की थी पहले कि हम इन्वायरमेंट में अडेप्ट करने की कोशिश करते हैं, एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, कि हम धीरे धीरे ढालना कह सकते हैं, कि अडेप्ट करने की कोशिश करते हैं कि वो चीज़ के साथ या हम वर्ड के साथ फैमिलियर होना मतलब जब शुरू कर दें उस चीज़ को कहा जाता है अडेप्टेशन। अब जो स्टेजेस ऑफ अडेप्टेशन है उसमें भी दो है, कि सबसे पहले तो अडेप्टेशन क्या चीज़ है हम वो डिस्कस करेंगे। जो अब आगे उसमें दो स्टेजेस हैं वो है हमारे पास, सबसे पहले तो है एसिमिलेशन, सेकंड हमारे पास आ जाता है एकोमोडेशन। अब ये एसिमिलेशन और एकोमोडेशन क्या है? सबसे पहले तो हमें स्कीमा पता लग गया कि क्या चीज़ है, कि हाँ भाई एक सिस्टमैटिक पैटर्न ऑफ थिंकिंग है, कि हम कैसे सोचते हैं, हम कैसे बिहेव करते हैं, हम कैसे उसके बारे में थॉट करते हैं, कोई भी सिचुएशन आ जाए हमें, ठीक है, हमारे सोचने के आइडियाज़ हम कह सकते हैं, टू सॉल्व द प्रॉब्लम हम क्या आइडियाज़ लगाते हैं उसे स्कीमा कहा गया। अब एसिमिलेशन क्या है? एसिमिलेशन हमारे पास ये है कि जब हम हमारे एग्जिस्टिंग स्कीमा है कोई, ठीक है, हम उस चीज़ में कुछ नया ऐड कर लें, ठीक है। एसिमिलेशन क्या है? एडिंग समथिंग न्यू इन अवर एग्जिस्टिंग स्कीमास, कि हम हमारे जो आइडियाज़ है, हमारा एक सिस्टमैटिक पैटर्न है, जब उसमें ऐड कर लें कुछ, ठीक है, हम ऐड कर लें उस चीज़ में, उसे कहा जाता है एसिमिलेशन। ये बात याद रखना कि ऐड करना सिर्फ, ठीक है। एकोमोडेशन क्या हो गया कि जब हम उसमें ऐड किया हमारे स्कीमा में, उसको लेके हमने ऐड करके न्यू चीज़ को हम अपना जब बिहेवियर चेंज कर लें, अपना बिहेवियर या अपनी थिंकिंग चेंज कर लें, हम उसे कहा जाता है एकोमोडेशन, ठीक है। एसिमिलेशन तो सिर्फ हो गया कि हमने अपने जो एग्जिस्टिंग स्कीमा है, हमारी जो आइडिया है, हमारे आइडियाज़ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, वो हमारे स्कीमाज हैं, हम उसमें कुछ ऐड करें, ठीक है, तो वो तो हमारे पास हो गया एसिमिलेशन, ठीक है। और एकोमोडेशन क्या हो गया कि हमारी थिंकिंग चेंज हो जानी बाय एडिंग समथिंग इन अवर एग्जिस्टिंग स्कीमास, ठीक है, उसे हम कहते हैं एकोमोडेशन। फॉर एग्जांपल, ये बहुत पुरानी एग्जांपल चली आ रही है कि एक कैट है, ठीक है, हमने किसी को कैट दिखाई, उसको पहले नहीं पता है कि हाँ भी उसको कैट के बारे में कुछ नहीं पता, हमने उसको दिखाया कि हाँ ये कैट है, पहले हम उसको दिखाया कि ये जानवर है, इसकी 4 पैरें हैं, एक पूंछ है, ठीक है, 4 लातें हैं इसकी, ठीक है, तो हमने उसको कह दिया कि ये कैट है, ठीक है। उसने अपने एग्जिस्टिंग स्कीमा में कुछ नया ऐड कर लिया कि हाँ भाई कैट के बारे में उसको पता लग गया कि कैट क्या चीज़ है, ठीक है, ये हो गया एसिमिलेशन, ठीक है। अब उसके बाद हमने उसको कहा, उसने डॉग देख लिया, ठीक है, बट उसको यही लगा कि उसने कुछ अपने एग्जिस्टिंग सीमा में यही ऐड किया था कि 4 पैर हैं इसके भी, ठीक है, एक पूंछ है, तो बस हाइट में थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है डॉग की, ठीक है, उसको लगा कि ये भी किसी तरह की कैट है, ठीक है, बट नहीं, फिर हमने उसको क्या कहा कि हमने उसको डिफरेंस बताया कि कैट और डॉग जो हैं वो अलग अलग चीज़ है, उसका नाम डॉग है, ये कैट है, ठीक है। हमने जब उसको, अब नेक्स्ट टाइम से जब भी वो कैट और डॉग को मतलब देखेगा तो वो ये नहीं कहेगा कि हाँ भी कैट है, उसको पता लग चुका है वो कैट है, ये डॉग है, ठीक है, अलग अलग उसमें डिफरेंसेस पता लग गए हैं, और उस डिफरेंसेस की वजह से जो उसके बिहेवियर में या उसके थिंकिंग में या उसके जो अब उसको बताने की सिचुएशन में चेंज आया, उसे हम एकोमोडेशन कहेंगे, कि अब उसको पता लग गया कि कैट और डॉग में फ़र्क है, और वो उस हिसाब से ही बताएगा। आपको उससे पूछेगा कि हाँ भी अगर डॉग है तो डॉग बोलेगा वो, अब ये नहीं कहेगा कि वो भी कैट ही है, ठीक है, क्यों? क्योंकि उसको अब उसके स्कीमास में ऐड करके उसने एकोमोडेशन कर ली, अपने बिहेवियर में एकोमोडेट कर लिया उस चीज़ को कि हाँ भी इन दोनों में जो है डिफरेंस है। तो ये एक स्कीमास है, एडेप्टेशन हमने देखा फिर हमारे पास, और एडेप्टेशन है जो वो आगे 2 तरह की है, कि एक उसमें आते हैं हमारे पास एसिमिलेशन आ गई, और दूसरी जो हमारे पास एकोमोडेशन आ गई। एसिमिलेशन था सिर्फ ऐड करना कुछ न्यू, ठीक है, और एकोमोडेशन क्या चीज़ आ गई? बिहेवियर या चेंज, मतलब कि हमने बिहेवियर को चेंज किया, अपने थिंकिंग को चेंज किया, और अब हमें पता लग गया कि मान लो कि कैट और डॉग में कि हाँ भी इसमें डिफरेंस है, उसको हम कहते हैं एकोमोडेशन, ठीक है। और इसी में एक हमारे पास जो एसिमिलेशन के बाद हमारे पास एक पॉइंट और है, उसे कहा गया है
इक्विलिब्रेशन, इक्विलिब्रियम कह सकते हैं, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कह सकते हैं, जैसे कहा गया था इक्विलिब्रेशन, इक्विलिब्रेशन, ठीक है। अब ये इक्विलिब्रेशन, इक्विलिब्रियम से हम क्या समझते हैं, एक बैलेंस बना के चलना, एक बैलेंस को कहा जाता है इक्विलिब्रियम की। हाँ भाई, अगर मैं बात करूँ कि एक जो वेट है, हम जो तकड़ी जैसे कहते हैं, वो इक्विलिब्रियम की वो रेस्ट वो बैलेंस में है, दोनों तरफ जो बराबर है, ठीक है। इक्विलिब्रियम का भी मतलब ये होता है कि एक बैलेंस बना के चलना, ठीक है। अब ये क्या होता है, इक्विलिब्रेशन क्या होता है, ये इक्विलिब्रियम क्या कह सकते हैं हम, कि जब भी उसने कोई नई चीज़ को एसिमिलेट किया, ठीक है, अपने एग्जिस्टिंग स्कीमाज में कुछ नया ऐड किया, और वो चीज़ उसने जो ऐड की है अपने एग्जिस्टिंग स्कीमाज में, वो उसको प्रॉब्लम सॉल्व करने में, या जब भी वो प्रॉब्लम कंडीशन में आया, वो उसको सॉल्व करने में मदद कर रही है उसको, ठीक है। तो वो क्या, वो स्टेट को क्या कहेंगे हम, इक्विलिब्रेशन कहेंगे, ठीक है। वो स्टेज को क्या कहेंगे, इक्विलिब्रेशन, कि जब उसने कुछ एसिमिलेट किया अपने एग्जिस्टिंग स्कीमा में, और वो चीज़ उसको जो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक में उसकी मतलब कि जब उसको प्रॉब्लम आ रही है कोई सिचुएशन में, उसमें पूरी तरह हेल्प कर रही है, ठीक है, हेल्प कर रही है जब उसको, तो वो जो स्टेज है वो इक्विलिब्रेशन की स्टेज है, ठीक है। बट अगर उसको हेल्प नहीं कर रही है वो चीज़, और वो मतलब उसको सॉल्व नहीं कर पा रहा है, उसकी जो एसिमिलेट किया है, उसने नई चीज़ों को अपने एग्जिस्टिंग स्कीमाज में कुछ नया ऐड किया है, तो उसे हम कह सकते हैं डिसइक्विलिब्रेशन, इक्विलिब्रेशन, ठीक है। वो डिसइक्विलिब्रेशन होगा, क्यों, क्योंकि वो जो उसने एसिमिलेट किया है वो उसको मतलब उसके लिए मददगार नहीं साबित हो पा रहा है, वो उसके मतलब रिलेटेड वो नहीं सॉल्व कर पा रहा है, अपनी बिहेवियर को चेंज नहीं कर पा रहा है वो, या वो अपनी जो प्रॉब्लम अपने सही लॉजिक नहीं लगा पा रहा है अपनी प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंगली, तो वो डिसइक्विलिब्रेशन होगा। तो ये इक्विलिब्रेशन और डिसइक्विलिब्रेशन का कॉन्सेप्ट था। तो इसमें यही था कि भी स्कीमास के बारे में डिस्कस, फिर उसके बाद हमने एसिमिलेशन और एकोमोडेशन और अडेप्टेशन के बारे में, फिर उसके बाद आ गया हमारे पास इक्विलिब्रेशन और डिसइक्विलिब्रेशन। अब कुछ फैक्टर्स उन्होंने कहा कि फैक्टर्स हैं कुछ भी, हाँ भी, जो डेवलपमेंट पे, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उस पे जो अफेक्ट डालते हैं, ठीक है। कुछ फैक्टर्स के बारे में बात की गई थी इस थ्योरी में। अब वो फैक्टर्स कौन से थे, सबसे पहला था मैच्योरेशन, ठीक है। सबसे पहला जो फैक्टर था वो मैच्योरेशन था। सेकंड हमारे पास था एक्सपीरियंस, ठीक है। उसके बाद थर्ड हमारे पास आया सोशल इंटरेक्शन, ठीक है। सोशल इंटरेक्शन के बारे में जो उसके बाद बात की गई थी वो इक्विलिब्रियम की बात की गई थी, या जो हमने इक्विलिब्रियम डिस्कस किया है कि एक बैलेंस, ठीक है। हाँ, अब मैच्योरेशन क्या है, मैच्योरेशन का ये नहीं है कि हाँ भाई वो बच्चा मैच्योर हो गया, ऐसा नहीं है कुछ। अब ये बायोलॉजिकल मैच्योरेशन की बात की गई है इसमें, बायोलॉजिकल मैच्योरेशन, ठीक है, या हम कहते हैं कि हेरिडिटी या जीन्स के बारे में बात की गई है अब इसमें। अब ये इसमें ये बात कही गई है कि जैसे जैसे हम बड़े होंगे वैसे वैसे हम उतना कर पाएंगे, हमारी जो थिंकिंग है वैसे वैसे डेवलप हो पाएगी। अब ऐसा तो नहीं है कि हाँ भाई किसी 2 साल के बच्चे को कहें कि हाँ भाई जो हमने उसकी कोलबर्ग या वाइगॉस्की की थ्योरी है वो समझाने बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं है, वो नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी थिंकिंग ही अभी उतनी डेवलप नहीं हो पा रही है, क्योंकि उसका एज फैक्टर उस पर डिपेंडेंट है। अगर छोटे बच्चे को हम कहें भाई तो ऐसा नहीं कर पाएगा वो, ठीक है। तो एक मैच्योरेशन है जो वो एक फैक्टर डिपेंड करता है कि जो उसकी एज है, जैसे जैसे बायोलॉजिकल मैच्योरिटी आएगी उसमें हेरिडिटी या जीन्स के फैक्टर्स हैं, वो जैसे जैसे मैच्योर होंगे वैसे वैसे उसकी डेवलपमेंट पे जो फैक्टर इन्फ्लुएंस होंगे, ठीक है। एक्सपीरियंस है, मतलब जैसे जैसे वो नई चीज़ों का एक्सपीरियंस करेगा, एक्सप्लोरेशन करेगा, ठीक है, वैसे वैसे उसकी जो डेवलपमेंट इंप्रूव होगी, ठीक है, एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे वैसे वैसे वो मतलब कि जो उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगी। उसके बाद आ गया हमारे पास सोशल इंटरेक्शन, कि जैसे जैसे वो इंटरेक्ट करने की कोशिश करेगा, जैसे जैसे उसको दूसरी चीज़ों के बारे में पता लगेगा, दूसरों के आइडियाज़ उसको पता लगेंगे, ठीक है, दूसरों की तरह वो थिंक करने की कोशिश करेगा कि हाँ भाई कुछ अलग थिंकिंग की बात करेगा जब, ठीक है, सोशल इंटरेक्शन के थ्रू, तब वो उसमें फैक्टर एक ये डिपेंड करेगा कि उसकी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो किस हिसाब से हो रही है। उसके बाद हमारे पास आ गया इक्विलिब्रियम। अब ये इक्विलिब्रियम की क्या बात है, इक्विलिब्रियम यही कि हमने जो किया था कि एक बैलेंस बनाना, जब तक वो बैलेंस बनाना नहीं सीखेगा, जैसे अब कोई साइकिल सीखेगा तो ऑफकोर्स सबसे पहले वो बैलेंस बनाना सीखेगा, नहीं तो साइकिल नहीं चल पाएगा उसके, ठीक है। वैसे ही है कि इक्विलिब्रियम में सबसे पहले जो मतलब कि फैक्टर है वो एक बैलेंस बना के चलना सब चीज़ों में, और उसकी जो थिंकिंग है उसकी डेवलपमेंट में
और उसकी मतलब कि सारी चीज़ों में एक इक्विलिब्रियम बना के चलना पड़ेगा। एक ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, अगर डिसइक्विलिब्रियम हुआ तो उसकी जो डेवलपमेंट है या कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात जो जीन पियाजे ने की है उसमें अफेक्ट होगा ही होगा, उसमें कुछ फ़र्क होगा ही होगा, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि इन्होंने जो ये की है, इन्होंने ये कहा था कि डेवलपमेंट पहले स्टार्ट हो जाएगी, हो जाती है लर्निंग से, ठीक है। लर्निंग नहीं इन्होंने पहले बात की, इन्होंने ये कहा कि पहले डेवलपमेंट पहले स्टार्ट हो जाती है लर्निंग से, कि जब बच्चा सीखने लगता है उससे पहले वो थोड़ा बहुत डेवलप के जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है और वो थोड़ा बहुत डेवलप हो चुका होता है, उसके बाद ये लर्निंग स्टार्ट करता है। जो ऐसा पूछ लिया जाता है कि हाँ भाई डेवलपमेंट लर्निंग प्रीसीड्स डेवलपमेंट या ऐसे कुछ ऑप्शन दे के उसमें बात की जाएगी, तो हमारा क्या है कि डेवलपमेंट पहले है इनके हिसाब से और लर्निंग जो है बाद में आएगी, एक, ठीक है। एक ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अब ये कुछ इक्विलिब्रियम जो हमने किया है, ये फैक्टर्स हैं 4, ठीक है। और ये बात याद रखना कि डेवलपमेंट पहले है इनके हिसाब से, लर्निंग बाद में है। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास, एक चार्ट बना लेते हैं, एसिमिलेशन, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आया इक्विलिब्रेशन, उसके बाद में आया कुछ न्यू आइडिया या न्यू थिंग कह लो, ठीक है, न्यू सिचुएशन भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। फिर हमारे पास आ गया डिसइक्विलिब्रियम, ठीक है, डिसइक्विलिब्रियम आया, उसके बाद हमारी आई एकोमोडेशन। ये एक मतलब जो प्रोसेस फॉलो करता है एसिमिलेशन से लेके एकोमोडेशन तक का जो है हमारे पास, कि एक फ़्लो में चलता है, ठीक है। सबसे पहले सिमुलेट किया कि हमने अपने जो एग्जिस्टिंग स्कीमा में कुछ नया ऐड किया, नया इन्फॉर्मेशन ऐड किया, उसके बाद हमारी इक्विलिब्रेशन आ गया। अगर मुझे पता लग गया कि कैट है तो मुझे पता लग गया कि हाँ भाई वो कैट है, ठीक है। अब न्यू सिचुएशन क्या आ गई है मेरे पास कि वो कैट और डॉग सामने आ गए, मेरे कैट भी आ गया, डॉग भी आ गया, ठीक है। यहाँ पे कैट की बात की मैंने, एसिमुलेट कर लिया कि कुछ अपने एग्जिस्टिंग स्कीमा में मैंने कुछ नया ऐड किया, ठीक है। इक्विलिब्रेशन में आया, मुझे कैट के बारे में पता लग गया। अब न्यू सिचुएशन आ गई कि मेरे सामने कैट और डॉग आ गए, पर मुझे तो डॉग के बारे में बताया नहीं गया। मैं तो यही कहूँगा कि वो भी कैट है, उसके भी 4 पैर हैं, एक पूंछ है, ठीक है। अब यहाँ पे एक डिसइक्विलिब्रियम आ गया कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये दोनों क्या चीज़ है, ये दोनों अलग अलग। मैं तो नहीं कहूँगा कि अलग है क्योंकि मुझे तो बताया नहीं गया डॉग के बारे में, मैं तो ये कहूँगा कि वो भी कैट है। यहाँ पे एक डिसइक्विलिब्रियम की कंडीशन हमारे पास जो आ गई है, ठीक है। अब डिसइक्विलिब्रियम के बाद जो हम एकोमोडेट करेंगे कि हम अपने जो एसिमिलेट हमने जो नई स्कीमा में ऐड किया है, हम उससे अपना बिहेवियर मॉडिफाई करेंगे। और मैं ये कहूँगा उसके बाद कि जो एक कैट है वो अलग चीज़ है और जो डॉग है वो अलग चीज़ है, ठीक है। तो ये एक जो मतलब कि फ़्लो चार्ट हम कह सकते हैं, एक प्रोसेस पूरा फॉलो करती है एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। तो वो क्या है, सबसे पहले एसिमिलेशन आ गई, उसके बाद इक्विलिब्रेशन, उसके बाद एक न्यू सिचुएशन आ गई उसके सामने, उसके बाद डिसइक्विलिब्रियम आया, उसके बाद जो है एकोमोडेशन का प्रोसेस आ गया, ठीक है इसमें। अब इसके बाद जो हमने बात करनी है वो बात करेंगे स्टेजेस के बारे में, जो पियाजे ने डिस्कस की थी, जीन पियाजे ने जो 4 स्टेजेस के बारे में बात की थी। वो पहले हम स्टेजेस के नाम लिख लेते हैं, फिर एक एक करके जो उन स्टेजेस के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले जो स्टेज है उसका नाम है सेंसरी मोटर स्टेज, सेकंड है प्री ऑपरेशनल, ठीक है, थर्ड है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, एसपीसी, और लास्ट है हमारे पास फॉर्मल ऑपरेशनल, ठीक है। सेंसरी मोटर स्टेज जो है वो थी बर्थ टू 2 ईयर्स, ये फिर हमारे पास आई 2 to 7 ईयर्स, ये 7 to 11 ईयर्स, ये 11 एंड अबव, 11 के बाद में जो बात की गई थी, ठीक है। तो ये 4 स्टेजेस में जो है जीन पियाजे ने अपनी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी को एक्सप्लेन किया गया है 4 स्टेजेस में डिवाइड करके उसको। सबसे पहले जो उन्होंने स्टेज का नाम दिया है वो सेंसरी मोटर स्टेज है, जो बर्थ से लेकर 2 ईयर तक का होगा। उसके बाद उन्होंने बात की है प्री ऑपरेशनल, जो 2 से 7 ईयर्स तक, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल है उसके बाद वो 7 से 11 ईयर्स, और फॉर्मल ऑपरेशन जो 11 साल से ऊपर का, ठीक है।
11 साल से ऊपर का, और ये नहीं है कि 16 ईयर्स तक भी कह सकते हैं हम इसको, ठीक है, 11 to 16 ईयर्स। तो ये 4 स्टेजेस में जो है डिवाइड किया गया था और बताया गया था कि कैसे कैसे जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लेवल हैं जो, और उनको स्टेजेस के हिसाब से जो डिवाइड किया गया था जीन पियाजे के द्वारा, वो ये 4 स्टेजेस में किया गया था, ठीक है। अब ये सेंसरी मोटर प्री ऑपरेशनल, ये एज के हिसाब से, अब इसमें इस एज में कैसे कैसे जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट एक इंडिविजुअल या हम कह सकते हैं एक बच्चे की होती है, वो इसमें बताया गया था। वो अब हम डिस्कस करेंगे कि कौन से जो फैक्टर्स या करेक्टरिस्टिक्स हम बात करें कि हाँ भी कौन से करेक्टरिस्टिक्स इस एज में कैसे वो होते हैं, वो डिस्कस करते हैं हम इसके बारे में। तो सबसे पहले इनको याद रखने का फॉर्मूला, या तो आप ये याद कर लो SPCF से याद रहेगा कि 4 स्टेजेस हैं, विच इज़ सबसे पहले क्या था, सेंसरी मोटर, सेकंड थी हमारे पास प्री ऑपरेशनल, थर्ड कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फोर्थ जो थी फॉर्मल। SPCF से याद रहेगा ये, ठीक है। ये 4 स्टेजेस के बारे में बात की गई थी जो पियाजे द्वारा। तो सबसे पहले हम जो शुरू करते हैं वो हमारी है सेंसरी मोटर स्टेज। सबसे पहले जो है सेंसरी मोटर स्टेज, ठीक है। सेंसरी मोटर जो बर्थ टू 2 ईयर्स की बात की गई थी जो जीन पियाजे द्वारा। ठीक है, इसमें सबसे पहले जो इन्होंने बात की थी कि इन्होंने बताया था कि सेंसेस जो हैं, इसमें जो बात की गई थी कि सेंसेस जो हमारी 5 सेंसेस हैं, ठीक है, वो हैं जो वो बच्चों के लिए टीचर्स का काम करती हैं। बच्चे अपने क्योंकि उनको इतना तो है नहीं कि इतनी वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगी कि हाँ वो अपने मसल्स अपने सब कोऑर्डिनेशन बना के और सब कुछ करने की मतलब कि करने लग जाएंगे इतनी बर्थ से लेके 2 ईयर्स तक। तो ऐसा नहीं होता, वो फील जैसे अब टच करके टेस्ट करके उनको पता लगेगा। तो जो सेंसेस हैं वो उनके लिए टीचर का एक काम करती हैं, ठीक है। तो जो सेंसेस हैं वो दीज एक्ट एज अ टीचर फॉर देम, ठीक है। सेकंड इसमें आ जाता है जो ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस, अब कोई चीज़ इनके सामने है कि ठीक है एग्जिस्ट कर रही है, तो इनको लगेगा कि हाँ भी वो चीज़ है, अगर नहीं है तो नहीं है, ठीक है। वो अगर बाई चांस वो चीज़ कहीं चली गई तो इनको ये नहीं होगा कि हाँ भाई वो चीज़ ऐसा कुछ था या नहीं था, ठीक है। अब उनको ये लगेगा कि ठीक है नहीं, अगर हम उसको दोबारा उनको दिखाएंगे तो वो नहीं दे, मतलब कि ठीक है उनके लिए नहीं होगी वो चीज़, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट परमानेंस जो है उसकी बात की गई थी इसमें, ठीक है। तो थर्ड जो हमारे पास है इसमें रिफ्लेक्स एक्शन की बात की गई थी कि रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो टेक्स प्लेस, कि रिफ्लेक्स एक्शन की हम किसी को उसको एकदम से टच करें वो एकदम से मतलब कि करेगा ना, एक उसके रिफ्लेक्सेस काम करते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन होता है, ठीक है। तो ये चीज़ है जो इसमें मतलब कि इस स्टेज में होगा, बट आगे आगे जाके जैसे ख़त्म हो जाएगा। कोई हमें ऐसे करेगा तो हम रिएक्ट थोड़ी ना करेंगे, हम कहेंगे कि क्या बात है, ठीक है। बट वो छोटा बच्चा है तो वो एकदम से रिएक्ट करता है, अगर उसको टच भी कर लो तो वो एकदम से डर जाएगा या कुछ ऐसा होगा, क्यों? क्योंकि उसके वो रिफ्लेक्सेस जो हैं वो काम कर रहे हैं, ठीक है। एक इसमें हम कह सकते हैं कि डेफर्ड इमिटेशंस हैं, इमिटेशंस। अब ये बर्थ से 2 ईयर्स तक है, ठीक है। वो इमिटेशंस हम जब इशारा, जैसे अब छोटे होता है बच्चा तो हम उसको इशारे में बात करने की कोशिश करते हैं, तो एक डेफर्ड इमिटेशन जो है उसका कंसेप्ट इसमें बात की गई है कि इमिटेशन के द्वारा जो मतलब एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट कि उसको हम इशारे करके जब समझाएं, एक डेफर्ड मतलब उसको इतना भी नहीं समझ आएगा कि 2 साल तक तो, बट एक कुछ हद तक जो इमिटेशन है थोड़ा बहुत वो करने मतलब उसको करना हम उसके आगे करेंगे ताकि वो उसको समझ सके, ठीक है। तो एक ये बात की गई थी इसमें। तो ये सेंसरी मोटर स्टेज में इन्होंने बात की थी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, उसमें बात की गई थी एक की सेंसेस हैं जो टीचर हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट परमानेंस की बात की गई, रिफ्लेक्स एक्शंस की बात की गई और डेफर्ड इमिटेशंस के बारे में बात की गई थी जीन पियाजे द्वारा, ठीक है। तो ये थी हमारी सेंसरी मोटर स्टेज के बारे में जो इन्होंने बात की थी। सेकेंड जो इन्होंने बात की थी वो थी प्री ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है, विच वॉज 2 to 7 years। जस्ट वेट अ मिनट।
इसमें अब जो स्टेज में बात की गई थी, इसमें सबसे पहले जो इन्होंने कहा था कि इलॉजिकल रीजनिंग मतलब कि जो एक चाइल्ड है वो उसमें मतलब कि करने की कोशिश करता है, जिसे हम कह सकते हैं कि उसका नाम जो था वो ट्रांसडक्टिव रीजनिंग। अब ये ट्रांसडक्टिव रीजनिंग क्या है, मतलब एक इलॉजिकल रीजनिंग है, ठीक है। तो ये क्या है, इलॉजिकल रीजनिंग। अब इसमें एग्जांपल है इलॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। अब मान लो कि कोई गोल चीज़ देखी उसने, ठीक है, मान लो कि मून को देखा, या उसने चपाती है घर पे, ठीक है, बनाते हैं गोल, ठीक है, उसको देखता है वो। जैसे मून को देखा ना उसने, वो क्या करेगा, वो अब ये मतलब उसमें करने लग जाएगा कि हाँ भाई मून भी गोल है, मेरे पास बॉल है वो भी गोल है, तो हाँ भी जो मेरी बॉल है वो मून है, ठीक है। अब ये कोई हम बड़े तो यही सोचेंगे क्या ये बेवकूफ़ी वाली बातें हैं, एक इलॉजिकल रीजनिंग के बारे में बात करेंगे हम, ठीक है। तो बच्चा ऐसा सोचेगा 2 से 7 ईयर्स तक कि हाँ भाई जो मून है वो भी गोल है, और मेरे पास बॉल है वो भी गोल है, तो जो मून है वो बॉल है, और जो बॉल है मेरे पास वो मून है, ठीक है। एक इलॉजिकल रीजनिंग के बारे में हम बात करेंगे इसमें, और इसको कह सकते हैं हम कि ट्रांसडक्टिव जो रीजनिंग इसे हम कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारी है इरिवर्सिबिलिटी की बात की गई है इस स्टेज में। इरिवर्सिबिलिटी क्या चीज़ है, अब ये जो स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसमें काफ़ी सारे मतलब की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है अपने आप में। इरिवर्सिबिलिटी की बात अब ये है कि मान लो कि आप एक चाइल्ड को लेके गए किसी रास्ते से, ठीक है, एक मतलब सीधा रास्ता बताया हो कि उसको यहाँ से वहाँ तक जाना है, और उसको लेके गए आप, ठीक है। बट अब क्या हुआ कि आपने उसको कहा कि हाँ भाई अब दूसरे रास्ते से वापस आ जाना अपने आप, ठीक है, अब अपने आप दूसरे रास्ते से वापस आ जाना। वो नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि हाँ भाई घूम घाम के कहाँ से, उसको रास्तों के बारे में इतना पता ही नहीं है। वो इरिवर्सिबिलिटी मतलब कि वो रिवर्सिबल मतलब नहीं कर सकता जो टास्क हमने उसको एक बार करने को कह दिए हैं कि हाँ भाई सीधा जाने को तो कह दिया है कि इस रास्ते से जाओ, ठीक है, बट उसी रास्ते से वापस नहीं आना, घूम के वापस आना है, तो एक वो उसके लिए मुश्किल पैदा करेगी, ठीक है, वो उसके लिए मुश्किल पैदा करेगी, इसलिए वो एक इरिवर्सिबिलिटी का जो काम है कि भी करेगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास सेंटरेशन, ठीक है। सेंटरेशन अब इस इरिवर्सिबिलिटी से मान लो कि हमने इसको जैसे अब कहा कि एक रास्ते से जाना है पर दूसरे रास्ते से वापस आना है, बट वो ऐसा नहीं करेगा। वो जाते जाते ये तो याद रख लेगा कि हाँ भाई वो एक चीज़ पे फोकस कर लेगा कि हाँ भाई इस रास्ते से आए हो, इसी से वापस अगर हम आने को कहेंगे तो वो आ जाएगा। या जैसे इरिवर्सिबिलिटी में ये है कि भाई जो बर्फ़ है, बर्फ़ से पानी बन गया, पानी से बर्फ़ कैसे बनेगा वो इसको नहीं पता, इरिवर्सिबिलिटी का कंसेप्ट मिसिंग होता है इस स्टेज में। वैसे ही सेंटरेशन है कि वो एक चीज़ पे ज़्यादा फोकस करता है कि हम इसको एक रास्ते से भेज रहे हैं, तो वो उसी चीज़ पे फोकस करेगा कि हाँ भाई कैसे कैसे जाना है, और वो वापस आने की कोशिश कर सकते हैं। बट जब हमको घूम के आने कहीं वो नहीं आ पाएगा, तो वो इरिवर्सिबिलिटी का। सेंटरेशन का आ गया कि जब वो एक चीज़ पे ही फोकस कर रहा है एक टाइम पे, तो वो है हमारा सेंटरेशन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। उसके बाद जो इस जो स्टेज की इंपॉर्टेंट एक करेक्टरिस्टिक्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं। ईगोसेंट्रिक। अब ये ईगोसेंट्रिक ये नहीं है कि हाँ भाई उसमें ईगो की भावना आ गई कि हाँ भाई वो ईगोइस्टिक हो गया, ठीक है, कि हाँ भाई मैं ही हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं है। ईगोसेंट्रिक का मतलब क्या है कि वो अपने आप को सेंटर में रख के चलता है, कि वो सोचता है कि जैसे मैं बिहेव कर रहा हूँ सब वैसे ही बिहेव करें, जैसे मैं सोच रहा हूँ सब वैसे ही सोचें, ठीक है, जैसे मैं कह रहा हूँ सब वो वैसे ही करें। तो एक ईगोसेंट्रिक जो है इस स्टेज का जो करेक्टरिस्टिक्स बन के आ जाता है हमारे पास, ठीक है। तो वो है कि ईगोसेंटर वो अपने आप को सेंटर में रखने की कोशिश करता है, वो मानता है कि मैं सेंटर हूँ, सब मेरे मतलब कि जो ऐसा कह सकते हैं कि हाँ भाई सब मेरी तरफ ही मतलब कि हैं, कि जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसे ही सब मैं जैसे मैं सोच रहा हूँ सब वैसे ही सोचें, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही सब करें। तो एक ईगोसेंट्रिक का जो कंसेप्ट है इस स्टेज में आता है। तो ये प्री ऑपरेशनल में कुछ ये 4-5 हैं कि सबसे पहले तो ट्रांसडक्टिव रीजनिंग या इलॉजिकल रीजनिंग करेगा, सेकंड है इरिवर्सिबिलिटी, थर्ड है हमारे पास सेंटरेशन, और उसके बाद है ईगोसेंट्रिक, ठीक है। ये 4 जो है हमारे पास प्री ऑपरेशनल स्टेज के कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। उसके बाद आ गया थर्ड हमारे पास आ गया कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, ठीक है, ये 7 to 11 ईयर्स का था, ठीक है। अब इसमें हम डिस्कस करते हैं कि कौन से करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात की गई थी हमारे पास।
सबसे पहले इसमें तो आ जाएगा हमारे पास कि लॉजिक लगाना शुरू कर देता है एक जो चाइल्ड है, लॉजिक अबाउट कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स। लॉजिक अबाउट कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। लॉजिक अबाउट कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स में हमारे पास क्या आ गया कि कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स हो गए कि मान लो कि अब ऐसा नहीं है कि हाँ भाई उसको मैं फ़ोन दे दूँ और एक फ़ोन जैसी कोई चीज़ दे दूँ, उसमें डिफरेंस ना निकाल पाए वो। अब उसको ये पता लगने लग जाएगा, वो लॉजिक लगाना शुरू कर देगा कि हाँ भाई इसमें ऐसे फ़ोटो आ रही है, इसमें हम फ़ोन कर सकते हैं, तो ये फ़ोन है, बट जो दूसरा है उसमें हम फ़ोन नहीं कर पा रहे हैं, तो वो कुछ अलग चीज़ होगी, ठीक है। वो लॉजिक लगाने शुरू कर देता है अपने एक कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स को लेके, ठीक है। ठीक है, तो वो क्या है हमारे पास, कुछ वो लॉजिक लगाने जब शुरू कर देता है, वो इस स्टेज पे होता है हमारे पास जो हमारे पास है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल जो स्टेज है, ठीक है। उसमें सबसे पहले तो लॉजिक जो अबाउट कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स फर्स्ट हमारे पास पॉइंट आ गया। सेकंड इसमें आ गया हमारे पास ट्रांजिटिविटी। अब ट्रांजिटिविटी, हाँ, अब ये ट्रांजिटिविटी क्या है। ट्रांजिटिविटी मान लो कि अब कुछ 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। अगर मैंने उसके सामने कोई 3 ऑब्जेक्ट्स रख दिए, मान लो कि ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है, ए बी सी, ठीक है। अब मैंने कहा कि उसको ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है सी से, और मैंने उससे पूछ लिया कि ए और सी का रिलेशनशिप क्या है, कि ए और सी वो कैसे लिंक्ड हैं, तो वो ये इसमें लॉजिक लगाना शुरू कर देगा। वो देखना उसको इतना समझ में आने लग जाएगा कि हाँ भाई अगर ए बी से छोटा है, सॉरी ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, तो सी सबसे छोटा हुआ। और जो फिर हमने पूछा कि ए और सी में क्या रिलेशन होगा, तो वो बता सकता है कि जो है ए इज़ ग्रेटर देन सी। अब इसमें वो डिफरेंस करना पता लग जाएगा उसको कि हाँ भाई ये बड़ा है, ये उससे छोटा है, ये उससे छोटा है, ठीक है। एक ट्रांजिटिविटी आ जाएगी उसमें, ठीक है। ट्रांजिटिविटी अब क्यों आ जाएगी, क्योंकि इसमें 3 और कॉन्सेप्ट्स आ जाएंगे हमारे पास जो CCS के नाम से हैं। जो उसका सबसे पहले C जो है वो है CCS, C से है कंजर्वेशन, फिर C से आ गया हमारे पास क्लासिफिकेशन, S से आ गया हमारे पास सीरिएशन, सीरिएशन, ठीक है। अब ये CCS आ गया, कंजर्वेशन आ गया सबसे पहले। अब ये 7 ईयर से पहले बच्चे को नहीं पता होगा। मान लो कि मैंने अब इस कोई 2 बच्चे हैं, ठीक है। एक को मैंने कहा कि मान लो कि ये एक ऑब्जेक्ट है A, ठीक है, ये भी ऑब्जेक्ट है B, इसमें भी 200 ml मान लो, इसमें भी 200 ml मान लो। अब 7 साल से पहले, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज से पहले, उस बच्चे को ये लगेगा कि हाँ भाई ये वाला जो जार है ये लंबा है, इसमें ज़्यादा है, ठीक है। तो वो क्या कहेगा, वो ये कहेगा कि मेरे को तो इसी जार में चाहिए क्योंकि ये मुझे इसमें ज़्यादा है। इवन कि बस वो है कि वो चौड़ा ज़्यादा है, वो लंबा ज़्यादा है, ठीक है। बट क्वांटिटी दोनों में सेम है, बट उसको नहीं पता इस चीज़ के बारे में, कंजर्वेशन का कंसेप्ट नहीं पता 7 साल से पहले। बट जो इस कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में उसको कंजर्वेशन का जो प्रोसेस उसे पता लग जाएगा। फिर उसके बाद है क्लासिफिकेशन, कि वो क्लासीफाई करना पता लग जाएगा उसको कि कौन सा कंटेनर छोटा है, कौन सा बड़ा है, कि क्वांटिटी में भी वो मतलब क्लासीफाई कर सकता है ईजिली, या अलग अलग चीज़ों में क्लासिफिकेशन कर सकता है वो। सीरिएशन की मान लो कि सीरिएशन उसको सीरीज़ में, मान लो कि उसको कहूँ मैं असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो वो सीरीज़ में उसको उस चीज़ को करने की कोशिश या उसको मतलब समझ आ जाएगी अब जो उसकी जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, ठीक है। और इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि एक रिवर्सिबिलिटी का भी कंसेप्ट आ जाएगा कि मान लो अगर आपने बच्चे को एक इसे भेजा किसी एक रास्ते से, उसको कहा रिवर्सिबिलिटी का भी कंसेप्ट इसमें आ जाएगा कि अगर एक रास्ते से भेजा तो वो दूसरे रास्ते से मतलब कभी ना कभी इन द सेंस की वो koशिश ज़रूर करेगा आने की, और वो हो सकता है कि सक्सेसफुल भी हो जाए। क्यों? क्योंकि इस जो मतलब कि कंसेप्ट है इसमें एक रिवर्सिबिलिटी का भी जो कंसेप्ट आ जाता है इसमें, ठीक है। सबसे पहले तो फिर हमने लॉजिक के बारे में बात की, उसके बाद हमने ट्रांजिटिविटी के बारे में बात की कि 3 ऑब्जेक्ट्स ले लो, ठीक है। फिर आ गया कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन और सीरिएशन, और एक आ गया रिवर्सिबिलिटी, ठीक है। रिवर्सिबिलिटी का कंसेप्ट आ गया हमारे पास। ये कुछ थी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की।
वीडियो थोड़ी सी लंबी बनेगी क्योंकि इसमें काफ़ी स्टेजेस हैं और काफ़ी कुछ बताने वाला जो इम्पोर्टेंट था। तो इसके बाद जो हमारे पास फोर्थ है SPCEF से फॉर्मल ऑपरेशनल, ठीक है, ये कितने से 11 से 16 ईयर्स तक, ठीक है, ये हमारे पास आ गई 11 से। अब इसमें जो जीन पियाजे ने कुछ कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में बात की है उसके बारे में डिस्कस करते हैं हम। सबसे पहले इसमें तो है कॉन्क्रीट से अब एब्स्ट्रैक्ट, जो चीज़ नहीं भी है ना वो भी उसमें सोचने की, मतलब एक एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के बारे में बात करेगा, ठीक है। एक एब्स्ट्रैक्ट जो मतलब कि नॉलेज है उसमें उसको मतलब कि उसमें लॉजिक लगाना जो है शुरू कर देगा, क्योंकि एज है काफ़ी, मतलब 11 से 16 काफ़ी हो जाती है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग या एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करना शुरू कर देगा, लॉजिक लगाने शुरू कर देगा। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग या एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स के बारे में या ऑब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कस करना शुरू करेगा या उसमें लॉजिक लगाने शुरू कर देगा। सेकंड इसमें आ गया हमारे पास कि डिडक्टिव रीजनिंग करना स्टार्ट कर देगा। अब ये डिडक्टिव रीजनिंग क्या है? डिडक्टिव रीजनिंग हो गया हमारे पास कि जनरल से स्पेसिफिक जाना शुरू कर देगा ये, कि मान लो कोई जनरल चीज़ है, अब उसको स्पेसिफिकली मतलब कि वो स्पेसिफिक पॉइंट पे जाना शुरू कर देगा, या हम कह दें कि रूल टू एग्जाम्पल, ठीक है, कि उसको रूल से समझने की कोशिश करेगा और एग्जाम्पल तक पहुंच जाएगा। और जनरल टू स्पेसिफिक, ठीक है, जनरल टू स्पेसिफिक पहुंचने की कोशिश करता है। तो एक डिडक्टिव रीजनिंग की जो उसमें कैपेबिलिटी जो है एक इंडिविजुअल में, एक चाइल्ड में आ जाती है, कौन सी स्टेज में आती है? वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आ जाती है, ठीक है। और इसी में थर्ड है जो हमारे पास, वो है इसमें हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग, ठीक है जी। हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग, इसमें क्या होगा कि एक बच्चा वो जनरल टू स्पेसिफिक जाने की भी कोशिश करेगा और अपने हाइपोथेसिस भी लगाने शुरू करेगा, ठीक है, और जनरल टू स्पेसिफिक जाने की भी कोशिश करेगा उसी चीज़ में, ठीक है, कि उसके सामने वो कंडीशन नहीं है, ठीक है, उसके सामने वो कंडीशन नहीं है, बट फिर भी उसके बारे में सोचेगा, वो हाइपोथेसिस लगाएगा उस चीज़ के बारे में, ठीक है, और फिर उसको जनरल टू स्पेसिफिक लेके जाने की कोशिश करेगा। तो इसे कहा जाता है हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग, ठीक है। ये भी मतलब एक रीजनिंग का जो मतलब इसमें कंसेप्ट है काफ़ी बढ़ जाता है, उसकी जो थिंकिंग है वो काफ़ी इंप्रूव हो जाती है, क्योंकि एज 11 to 16 है, इसमें काफ़ी सारी जो मतलब कि उसकी डेवलपमेंट है, कोग्निटिव डेवलपमेंट है जो काफ़ी हो जाती है इसमें, ठीक है। तो ये बात एक इसमें याद रखने वाली है। एक जो हमने लास्ट में, ये इतना ही है फॉर्मल ऑपरेशनल जो है हमारे पास, ठीक है। हमने जो एक प्री ऑपरेशनल स्टेज की थी, जस्ट वेट अ मिनट, जो हमने प्री ऑपरेशनल स्टेज की थी इससे पहले, जो सेकंड नंबर पे SPCF के मुताबिक चलें तो हम प्री ऑपरेशनल, ठीक है, प्री ऑपरेशनल स्टेज जो हमने की थी, प्री ऑपरेशनल स्टेज की थी हमने, जिसकी जो एज थी वो थी हमारे पास 2 to 7 ईयर्स, ठीक है। इसमें हमने बात की थी जो कि हाँ भी उसमें जो एक इलॉजिकल रीजनिंग के बारे में बात करेगा, ठीक है। और इसमें हमने बात की थी कि इरिवर्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट आएगा, ईगो सेंट्रिक का जो मेन हमने किया था कि ईगो सेंट्रिक के रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और इसमें आएगा एक एनिमिज्म, ये बात रहेगी थी उसमें, एनिमिज्म, ठीक है। एनिमिज्म का अब क्या चीज़ है कि मान लो कि अब ऐसा होता है कि कोई बच्चा है, ठीक है, गिर गया, ठीक है, उसको अब वो रोने लग गया उस चीज़ के बारे में लेके कि हाँ भी उसको चोट लगेगी, मुझे
चोट लग गई है, ठीक है। बट हम क्या करते हैं, बड़े लोग क्या करते हैं कि हाँ भी उसको उठा के कहेंगे कि हाँ वो देख फर्श पे गिरा है तो कीड़ी मार दी वो, ठीक है। ठीक, वो चीज़ है एनिमिज्म कि अब वो बच्चा चुप हो जाएगा, बच्चे को हम उसको कहेंगे कि हाँ भाई, हम कीड़ी को कहेंगे हाँ कि तूने उसको मारा है, हम उसको मारने की कोशिश करेंगे कीड़ी को, ठीक है। अब वो बच्चे को क्या लगेगा, बट हमें तो पता है कि हम बड़े हैं कि हाँ भाई वैसा कुछ नहीं होता, बस वो बच्चे को एक मतलब कि पैम्पर करने का तरीका है कि हाँ भाई वो रोना बंद हो जाए। बट बच्चे क्या सोचेगा, बच्चा सोचेगा कि हाँ भाई हम ऐसे भी कह लें कि हाँ भाई फर्श को मारने लग गए या टेबल लग गया उसको तो हम टेबल को मारेंगे। वो जब नॉन लिविंग थिंग को हम एक लिविंग थिंग के उसको मतलब कि उसके सामने पेश कर देते हैं कि हाँ भाई उसको मारा हमने, हाँ उसको भी दर्द होने लगी, अब तो चुप हो जा, ठीक है। तो ये जो कंसेप्ट है ना, ये एनिमिज्म है कि उस बच्चे को लगेगा कि हाँ भाई जो मेरे पेरेंट्स ने, जो भी उसके साथ बड़ा है इंसान, उसने उस टेबल को मारा तो अब उस टेबल को भी दर्द हो रहा है, ठीक है। और वो बच्चा चुप होने को मतलब चुप हो जाएगा कि हाँ भाई उसको ये भी लगेगा कि हाँ भाई जो एक वो टेबल को भी चोट लग गई अब कि हाँ उसने हाँ भाई उसको गालियाँ पड़ी हैं, उसको मारा है क्योंकि वो उसने मेरे मारा था पहले, ठीक है। तो ये एक एनिमिज्म का कॉन्सेप्ट है, वो भी एक प्री ऑपरेशनल स्टेज में आएगा हमारे पास। ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो जो इसके रिलेटेड आएगा हमारे पास, ठीक है। एक एनिमिज्म का कॉन्सेप्ट था। तो ये हमारे पास थी जो हमने डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस किया था, कॉग्निटिव, सोशल, मोरल डेवलपमेंट के बारे में और फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में बात की। फिर उसके बाद हमने कहा कि डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट थे जो या एजुकेशनिस्ट थे जिन्होंने अपनी अलग अलग थ्योरीज दी। तो उसमें जीन पियाजे की थ्योरी थी, एक वाइगोस्की की और कोहलबर्ग की थ्योरी, 3 थ्योरी थी। हमने स्टार्ट किया था पियाजे की थ्योरी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में थी। इसमें हमने डिस्कस किया था स्कीमास के बारे में, अकोमोडेशन, अडेप्टेशन, एसिमिलेशन के बारे में डिस्कस किया। फिर हमने उसके बाद डिस्कस किया कि क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट को अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, ठीक है। फिर उसके बाद हमने कुछ 4 स्टेजेस डिस्कस की विच वाज फ्रॉम बर्थ टू 2 ईयर्स, 2 to 7 ईयर्स, 7 to 11 ईयर्स एंड 11 to 16 ईयर्स। और हमने उसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किए, ठीक है। तो ये सारा कुछ था जो ये जीन पियाजे की थ्योरी थी। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है एक अपने आप में ये, ठीक है। तो ये एक थ्योरी थी हमारे पास और बस इतना ही आज के लिए। हम कल दूसरी थ्योरी स्टार्ट करेंगे, या वाइगोस्की की या कोहलबर्ग की जो थ्योरीज़ हैं, ठीक है, उनमें से कोई एक थ्योरी कल स्टार्ट करेंगे। ये जीन पियाजे की थ्योरी थी जो हमने आज डिस्कस की है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें से काफ़ी क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। तो जैसे अब लास्ट टाइम आया था कि ईगोसेंट्रिज्म जो है, ईगोसेंट्रिक जो चीज़ें हैं वो कौन सी स्टेज में आएंगी, तो उसका आंसर था प्री ऑपरेशनल स्टेज। ऐसे ही काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं इसमें, ठीक है। तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट था और इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और आज के लिए बस इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक करें और जो हमारा चैनल का नाम है जस्ट लर्न, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें इसे। और जो नोट्स हैं हमें व्हाट्सएप पे ग्रुप बन चुका है उसके लिए, और जिसको वो लिंक नहीं मिला अभी तक वो कमेंट्स में ज़रूर बताएं, हम उसको लिंक ज़रूर सेंड करेंगे। और बाकी वीडियोस को ऐसे ही लाइक करते रहें और देखते रहें। थैंक यू।